हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया है होम मैनेजमेंट पढ़ना। होम मैनेजमेंट की कल हमारी दूसरी क्लास हुई थी। जो पहली क्लास हुई थी उसमें सिर्फ हमने ये देखा था कि हमें होम मैनेजमेंट को किस तरीके से पढ़ना है और किन-किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है। कल की जो हमारी क्लास हुई थी वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि होम मैनेजमेंट की पहली क्लास थी, जिसमें कल हमने होम मैनेजमेंट के कुछ बेसिक शब्दों के बारे में समझा था, जो कि हमारे आधारभूत बिंदु थे उनके बारे में समझा था। जैसे कि हम होम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, गृह व्यवस्थापन क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है और किस तरह से हम होम मैनेजमेंट करते हैं। कल आपने इसकी कुछ परिभाषाओं को देखा था, इसके अर्थ को समझा था, आपने इसमें कुछ ऐसी परिभाषाओं को देखा था जो कि आपसे बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ-साथ प्रबंधन के बारे में तो हमने पढ़ा ही पढ़ा था, इसी के साथ हमने प्रबंधक के बारे में भी पढ़ लिया था थोड़ा-सा कि एक प्रबंधक क्या होता है, यानी कि उसमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए। तो जब हम होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उसी में हम थोड़ा-सा होम मैनेजर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, यानी कि जो हमारा गृह व्यवस्थापक होता है, उसके बारे में भी थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर कौन-कौन से गुण हमें होने चाहिए, जो कि हमारा प्रबंधक है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि प्रबंधन की प्रक्रिया क्या होती है। यानी कि जो आज की क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं होम मैनेज यानी मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रबंधन प्रक्रिया क्या होती है? तो आप सभी को पता है कि जो ये प्रबंधन प्रक्रिया है ये हमारी 3 चरणों में यानी कि मुख्य रूप से 3 चरणों में ये होती है, जिसमें हम आयोजन देखते हैं, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये 3 चरण होते हैं, लेकिन कभी-कभी इसी में आपको आयोजन के बाद ही आपको संगठन देखने को मिलता है। तो अगर कभी आपसे मुख्य तौर पर पूछा जाएगा, तो ये 3 चरणों में संपन्न होता है। लेकिन ये 3 चरणों में होता है या 4 चरणों में होता है, ऐसा ना पूछकर आपको क्रम से लगाने के लिए बोलता है, कि जो हमारा प्रबंधन की प्रक्रिया है, इसका प्रथम चरण क्या है? तो ध्यान रखेंगे ये हमेशा प्लानिंग होता है आपका। दूसरा चरण नियंत्रण होता है, तीसरा चरण आपका मूल्यांकन होता है। और ये जो आपका नियंत्रण होता है, नियंत्रण भी आपका 3 चरणों में विभक्त होता है, जिसमें हम देखते हैं पहला बल देना होता है, दूसरा निरीक्षण करना होता है और तीसरा चरण समायोजन का होता है। तो इसमें जो चरण दिए गए हैं आपके, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा-सा समझते हैं, ये जो हमारा व्यवस्थापन प्रक्रिया है या प्रबंध प्रक्रिया है, ये क्या होती है, ठीक? तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि जो प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्थापन करना सीखता है। किसी ना किसी रूप में वो अपने साधनों की व्यवस्था करता है। कुछ व्यक्ति अच्छी व्यवस्था करना सीख लेते हैं, अन्य व्यक्ति अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। पर सभी पूर्णता के कुछ अंश तक व्यवस्था कर पाते हैं। अब देखिए, आपके घर में ही है, जब हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, ठीक? जब हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, इस तरह से प्लान बनाते हैं कि उनको ये पता होता है कि हमारे गेस्ट कौन-कौन से आने वाले हैं, हमें खाने में क्या बनाना है, जब आएँगे हमें उन्हें पानी पीने के लिए क्या देना है, हमारा प्रोग्राम कितने बजे स्टार्ट होगा, हमें उन्हें खाना कब खिलाना है, हमें उन्हें चाय, नाश्ता, पानी क्या जाते टाइम भी करवाना है या नहीं करवाना है। मतलब एक बहुत अच्छे ढंग से वो प्लानिंग करके किसी भी कार्य को करते हैं। वहीं एक तरफ तो बड़ी अच्छी प्लानिंग हुई है, लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जिसने कुछ भी मतलब
हमने ये सोचा कि उन्होंने सालगिरह हो गई या शादी की हो गई या कोई भी सालगिरह हो गई, तो उन्होंने उसका आयोजन किया। लेकिन उन्होंने उतने अच्छे से प्लान नहीं किया कि कौन-कौन गेस्ट आएँगे, बस उन्होंने ऊपर-ऊपर से बता दिया। उन्होंने एक अनुमान सा लगा लिया कि हमारे यहाँ ये फला-फला गेस्ट आएँगे और हम ये खाने में कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसे ही देख ली कि हमें ये चीज़ें बनवानी है। अब उन्होंने प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाया, जब वो बावर्ची आया या जो भी आपको पता ही होगा कि जैसे हमेशा लोग बावर्ची को नहीं बुलाते हैं। लेकिन हाँ, उनके आस-पास में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बावर्ची का काम करते हैं, तो हम उन्हीं को कहते हैं भैया थोड़ा खाने-वाने का देखिएगा। तो अब जब वो लोग खाना बनाने आए, तो आपके पास सामान ही कम है। मतलब आपने पहले प्लानिंग अच्छी नहीं की थी। हाँ, लेकिन आपने प्लानिंग तो की थी ना, तो बस वही बात कहा जा रहा है कि ये जो व्यवस्थापन है यानी कि जो ये प्रबंध प्रक्रिया है, ये हर कोई करता है। अब कोई अच्छी तरह से कर पाता है और कोई अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। ठीक? तो ये जो हमारी प्रबंध प्रक्रिया है, ये कोई अच्छे से कर लेता है, कोई अच्छे से नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ, करते सभी हैं। तो प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में भी मनुष्य व्यवस्था करता था, लेकिन जैसे-जैसे जीवन अधिक से अधिक जटिल होता गया, व्यवस्थापन की विधि अधिक ये क्या हो गई संशोधित होती गई। प्राचीन समय में जब साधन सीमित थे, हमारी जो स्थितियाँ अपेक्षाकृत निश्चित थी और व्यक्ति की आवश्यकताएँ जल्दी ही संतुष्ट हो जाती थी, तब व्यक्ति अपने वातावरण को नियंत्रित कर लेता था। और इसीलिए इसकी व्यवस्था साधारण और प्रत्यक्ष हुआ करती थी। लेकिन जो आधुनिक समय है, आधुनिक तकनीकी वातावरण में जहाँ हमारी स्थितियाँ अधिक जटिल हैं और अधिक लोचमय हैं, वहाँ बहुत अधिक चुनाव संभव होते हैं। और जहाँ मूल्य में अधिक शीघ्र परिवर्तन हो जाते हैं, वहाँ व्यवस्थापन में भी कठिनाई देखने को मिलती है। वर्तमान समय में व्यवहार के निश्चित नियम या तरीके संभव ही नहीं हैं और कार्य करने के प्राचीन तरीके कम ही उपयोग में लाए जा रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में व्यक्ति को किसी विकल्प के मध्य चुनाव के लिए दबाव उत्पन्न होता है और वो उसे ऐसी विधि का उपयोग करना पड़ता है जो कि उसकी आवश्यकता पूर्ण कर सके ताकि वो अपने उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों तक पहुंच सके। तो गृह व्यवस्थापन में कला और विज्ञान को इन दोनों को सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि जो हमारा गृह विज्ञान है, ये कला और विज्ञान दोनों है। तो उसी तरह से ये जो हमारा गृह व्यवस्थापन है, इसमें भी कला और विज्ञान दोनों को सम्मिलित किया जा सकता है। विज्ञान के रूप में आप व्यवस्थापन में ज्ञान, उसकी परिभाषा, माप, प्रभाव इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। जबकि कला के रूप में अगर हम बात करें, जहाँ विज्ञान में आपने देखा इन सारी बातों को, वहीं अगर हम कला के रूप में देखें, तो जैसे आपकी भावनाएँ हो गई, कल्पना हो गया, विचार हो गए, हमारी जो क्रिएटिंग है, यानी कि जो हमारी रचना है, इन सारी चीज़ों को हमने सम्मिलित किया है। तो व्यवस्थापन आप हर चरण पर करते हैं। यहाँ पर मुख्य आपके लिए क्या हो जाता है, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, तो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए ये व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर हम बात करें ये स्टेप ऑफ होम मैनेजमेंट, ये जो हमारा होम मैनेजमेंट होता है, ये 3 चरणों में होता है। मुख्य तौर पर हमने कहा कि 3 चरणों में होता है, बाकी आप देखेंगे तो ये 4 चरणों में होता है, ठीक? सबसे पहले आप कुछ ना याद रखिए, इन 4 चरणों को कहीं पर नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे, ये चारों पॉइंट आपको कम से कम कुछ नहीं तो दसों बार पूछे गए होंगे। कभी आपसे प्रथम चरण पूछ लिया, कभी आपसे अंतिम चरण पूछ लिया, कभी आपसे तीसरा चरण पूछ लिया, कभी आपसे इनमें से दे दिया निम्नलिखित में से होम मैनेजमेंट के स्टेप में नहीं आता है या इनमें से कौन-सा होम मैनेजमेंट के स्टेप में आता है। तो ये आपके क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा चुके हैं।
तो सबसे पहले अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो गृह प्रबंधन यानी कि अगर हम कहें कि प्रबंध जो प्रक्रिया है ये हमारा किन-किन चरणों में होता है? तो ये 4 चरणों को हम ध्यान रखेंगे। पहला क्या है? पहला है आपका आयोजन, ठीक? आयोजन यानी कि जो हम प्लान करते हैं, प्लानिंग। दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो हमारा संगठन है। तीसरा है हमारा नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग, ठीक? तीसरा जो हमारा चरण है वो है हमारा कंट्रोलिंग। और इसी तीसरे चरण में हमने ग्रास और कैंडल ने इन नियंत्रण के भी 3 चरण बताए हैं। जैसे इन्होंने बाकी 4 चरण तो आपके हैं ही हैं, ग्रास और कैंडल ने क्या किया, नियंत्रण के 3 चरण और बता दिए, जिसके अंतर्गत बल देना, निरीक्षण करना और समायोजन करना, ये 3 चरण सम्मिलित हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि नियंत्रण के प्रथम चरण कौन है, दूसरा चरण कौन है, तीसरा चरण कौन है, अंतिम चरण कौन है, द्वितीय चरण कौन है, या इनमें से 4 आपको दे देगा, इनमें से कौन-सा नियंत्रण का चरण नहीं है? या फिर आपको 4 ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से कौन-सा नियंत्रण का चरण है? अगर हम थोड़ा-सा हाई लेवल पर जाएँ, तो आपको यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे आपको 1, 2, 4 ऑप्शन और दे देगा। हम मानते हैं कि 2 ऑप्शन इसने और दे दिया और आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से नियंत्रण के चरणों को छाँटिए, ठीक? तब आपको वहाँ पर अलग से ऑप्शन दे देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, इस तरह से जैसे आपके अदर क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, ठीक? तो थोड़ा-सा आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और चौथा चरण जो हमारा आता है, वो आता है मूल्यांकन का। समझ में आया आपको कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है? जैसे आपने देखा ये नियंत्रण का, ठीक? नियंत्रण के जैसे आपने 4 चरण 3 चरण देखे, जो कि हमने बताया जब आप हाई लेवल के एग्ज़ाम को देखते हैं, जैसे कि हम बात कर लें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो गया, जीआईसी के एग्ज़ाम हो गए या फिर नेट के एग्ज़ाम को ले लेते हैं, तो वहाँ पर आपसे इनसे इसी तरह से पूछा जाता है कि आपको 3 ऑप्शन तो ये रहेंगे, बाकी 2 ऑप्शन और बीच में आपको दे देंगे और वहाँ से आपको छाँटना होगा। तो उसी तरह से आपको प्रबंध प्रक्रिया के चरणों को भी ये यहाँ से छाँटना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ़ आपके हाई लेवल के एग्ज़ामों में नहीं, बल्कि आपके टीजीटी, पीजीटी लेवल पर भी ये पूछा जा चुका है। आपको ऐसे एक तरफ से दे देगा आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन दे देगा संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, आयोजन। तीसरा ऑप्शन दे देगा मूल्यांकन, आयोजन, नियंत्रण, मतलब अलग आगे-पीछे करके ये आपको क्रम से लगाने के लिए बोल देगा। तो आई होप कि आपको यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक? अब ये तो आपने देख लिया कि हमारे प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि होम मैनेजमेंट के स्टेप क्या हैं, चरण कितने हैं। क्या इतने से ही हमारा काम हो जाएगा? नहीं, हमें अब एक-एक करके इन चारों चरणों के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, आज की क्लास को हम 2 पार्ट में करेंगे। आज की क्लास जो होगी उसमें हम आयोजन और संगठन के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। कल की क्लास जो होगी उसमें हम नियंत्रण और मूल्यांकन को देखने वाले हैं। ठीक? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले चरण जो कि है हमारा आयोजन। ठीक? ये हमारा प्रथम चरण है, यानी कि जो हमारा होम मैनेजमेंट का स्टेप है उसमें प्रथम चरण है जिसका नाम है आयोजन। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर कभी भी आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इंग्लिश वर्जन को ज़रूर देखिएगा, मतलब कि अगर वहाँ पर प्लानिंग दी गई है कि नहीं, मतलब कुछ भी दिया हो, जिस ऑप्शन में आपको सबसे पहले प्लानिंग दिखेगा आपको वही ऑप्शन आपका प्रथम चरण होगा। ठीक? हिंदी में ये आपका आयोजन, नियोजन, योजना ये सारी चीज़ें दे देता है। लेकिन इसकी इंग्लिश जो होगी वो प्लानिंग ही होगी, तो आप प्लानिंग पर ही हमेशा लगाएँगे। जब भी आप देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, भले ही आपको अच्छे से आ रहा हो, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको लगाएँगे, लेकिन
कॉन्फिडेंस में आपका ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, इसके लिए आपको अपने इंग्लिश वर्ज़न को ज़रूर एक बार देखना है। जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें इंग्लिश और हिंदी में बड़ा झोल हो गया था। तो आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, अब इंग्लिश और हिंदी आपके आस-पास ही तो होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि आपको चेंज करना होता है। आपके पास जो बुकलेट आती है, उसमें एक साइड आपका हिंदी हो गया, एक साइड आपका इंग्लिश हो गया। तो हमें रिस्क क्यों लेना है? जब हमारे पास इंग्लिश का रखा गया है, तो एक बार नज़र मार लेने में क्या जा रहा है? तो इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, हालाँकि अभी एग्ज़ाम आपका इतनी जल्दी कोई नहीं हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी जब भी क्लास लेती हूँ, आपको ये चीज़ बार-बार बताती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप एक बार इंग्लिश ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग की, यानी कि जो हमारे ये जो हमारा होम मैनेजमेंट स्टेप है, इसमें जो प्रथम चरण है, वो है हमारा प्लानिंग। अब प्लानिंग में हम क्या करते हैं? ऐसे ही आप सोचिए कि सबसे पहले आप प्लानिंग में करते क्या हैं? जैसे आपको अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी हुई, आपको अपने घर पे कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी हुई, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं ना? सबसे पहले आप प्लानिंग बनाएँगे, निमंत्रण देना, लोगों को उनके कार्यों का बँटवारा करना, हमारा कार्य सही से हुआ या नहीं, यानी कि जो मूल्यांकन है, ये सारी चीज़ें तो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या हैं? सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, ठीक? अगर हम देखें प्लानिंग क्या है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि आयोजन आयोजन यानी कि जो प्लानिंग है हमारा, व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ये आप द्वितीय चरण पढ़ेंगे तब भी ये लाइन पढ़ेंगे, तृतीय पढ़ेंगे तब भी आप ये लाइन पढ़ेंगे, ठीक? तो आयोजन हमारा जो व्यवस्थापन प्रक्रिया है उसका प्रथम चरण है। इसमें अधिक निर्णय लिए जाते हैं जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित पारिवारिक मांग के संदर्भ के लिए मतलब जाने जाते हैं, ठीक? योजना को लंबे समय तक व्यवस्थापन का पर्याय माना जाता है। मतलब आयोजन जो होता है हमारा, ये करता कौन है? तो प्राचीन समय में भी गृहिणी और गृहस्वामी मौसम की योजनाएँ बनाते थे कि हमें कौन से मौसम में क्या करना है, ठीक? तो आयोजन अन्य प्रबंध प्रक्रियाओं से बहुत अच्छी तरह से अंतर संबंधित है। ये लक्ष्य निर्धारण और नियंत्रण से भी संबंधित है। ये दोनों चरण यानी कि आयोजन के पूर्व और बाद की प्रक्रिया है, ठीक? आयोजन के पूर्व और बाद की भी प्रक्रिया है। लक्ष्य निर्धारण एवं आयोजन दोनों ही क्रियाएँ प्रारंभ होने से पहले संपन्न किए जाते हैं। इसी के लिए ये आपका पूर्व क्रियात्मक व्यवहार भी कहलाते हैं। आप ये क्या कहते हैं इनको? इनको आप पूर्व क्रियात्मक व्यवहार कहते हैं क्योंकि ये आपके कार्य के संपन्न होने के पहले ही किए जाते हैं, ठीक? तो सबसे पहले आप करते क्या हैं? सबसे पहले आयोजन करते हैं। इसमें हम योजना क्यों आवश्यक है? यानी कि हम ये जो योजना बना रहे हैं, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो प्रत्येक व्यक्ति को समूह में एक साथ प्रभावशाली तरीके से कार्य करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि उसे अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को देखें और उन्हें प्राप्त करने की विधि को स्पष्ट करें। यानी कि जो आप ये बनाते हैं, कहने का मतलब आयोजन का अगर हम अर्थ समझें, तो आयोजन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य तक पहुँचने का मार्ग। जैसे जब हम आयोजन करते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं, तो ये हमारे उद्देश्यों तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करता है हमारे लिए। हमें अपने उद्देश्य तक पहुँचने का मार्ग दिखाता है। कौन? ये जो हम आयोजन करते हैं या हम एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। या जो आपका आयोजन होता है, आयोजन का मतलब ये हो गया कि हमने एक रूपरेखा तैयार कर ली। इसी के साथ इसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं या फिर हम इसे आउटलाइन कहते हैं, यानी कि आपने योजना बना ली, इसका मतलब आपने एक आउटलाइन तैयार कर लिया, ठीक? सेम वैसे ही जैसे
हम अपने होम मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले एक आउटलाइन बनाए थे। अगर आपको याद हो तो जो हम परसों की क्लास लिए थे, उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने एक आउटलाइन ही तो बनाया था कि हमें कौन-कौन से टॉपिक किसके बाद पढ़ने हैं और इन्हें पढ़ने में कितना समय लगेगा, हम कितने समय तक अपने इस होम मैनेजमेंट के बुक को या होम मैनेजमेंट के ब्रांच को कवर कर लेंगे। तो हमने एक मार्ग ही तो बनाया था। तो इसका मतलब कि जब आप प्लानिंग बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं, तो ये आपके उद्देश्यों तक पहुँचने का एक मार्ग होता है। एक प्रकार से हम एक रूपरेखा बना लेते हैं, आउटलाइन बना लेते हैं। इसी को ही हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं कि हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, ठीक? तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो हम योजना बना रहे हैं, ये योजना की कुछ विशेषताएँ हैं। अगर आप इनकी परिभाषाओं को समझेंगे, तो इनकी परिभाषाएँ भी कई दी गई हैं, जैसे कि कल ही आपने देखा था कि ये आयोजन है, वैसे तो हमने होम मैनेजमेंट देखा था पूरा कि ये निर्णयों की श्रृंखला है। किसने कहा था? एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगर हम आयोजन की बात करें, तो एक आपके हैं मनोवैज्ञानिक या एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मेलोक और डेकन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आयोजन को निर्णयों की श्रृंखला कही। अगर आपको याद हो तो कल हमने निकिल और डॉर्सी की कुछ परिभाषाएँ देखी थी, साथ ही साथ हमने ग्रास और कैंडल की भी परिभाषाएँ देखी थी। और जब हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था होम मैनेजमेंट का, तब वहाँ पर कई नाम सुने थे। तो वो परिभाषाएँ आप इनसे भी रिलेट करके रखेंगे, ठीक? तो जो ये निकिल और डॉर्सी हैं, इनका मानना है कि जो आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, ये हम सभी जानते हैं और इसी के अंतर्गत प्रत्येक प्रत्येक निर्णय की विस्तृत श्रेणी होती है, जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों, परिवर्तित पारिवारिक मांगों के संदर्भ में किया जाता है, ठीक? इसी तरह से इन्होंने जो आपके एक्शन ऑफ साइकिल बताया था, जो एक्शन ऑफ साइकिल से तुलना की थी, उनका नाम क्या था? लिचफील्ड था। आपने कई नाम कल सुना था, तो उन नामों को एक बार ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ पर हमने होम मैनेजमेंट से जिन्होंने तुलना की थी, उसकी बात की थी। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर उन परिभाषाओं को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ परिभाषाएँ नहीं लिखी है। अब हमने उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएँ हैं इनकी, यानी कि जो हमने कल परिभाषाएँ देखी थी या जो और भी हमारे पास परिभाषाएँ हैं, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इसकी योजना की कुछ विशेषताएँ बताई गई हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि जो हमारी योजना है उसकी क्या विशेषता है, ठीक? सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा तो कम, लेकिन ये जो विशेषता आपको दी गई है, अगर आप यहाँ से इन परिभाषाओं को यानी कि इन विशेषताओं को ध्यान रखते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से इस लाइन से या जो हम अभी 8 से 10 परिभाषाएँ यहाँ देखने वाले हैं, 10 विशेषताएँ देखने वाले हैं, ये आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक? सबसे पहले विशेषता अगर हम देखें तो योजना एक विवेकपूर्ण कार्य है। अच्छा ये बताइए कि बिना विवेक के क्या कोई योजना बनाई जा सकती है? नहीं। तो योजना एक आपका विवेकपूर्ण कार्य है। इसको करने के लिए विवेक होना चाहिए, विवेक बुद्धि, ठीक? निर्णयों की एक संगठित प्रक्रिया है। आपको प्लानिंग में चरण दर चरण निर्णय लेने पड़ते हैं। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि ये निर्णयों की श्रृंखला है। अभी-अभी आपने एक परिभाषा सुना था जिसमें कहा गया था कि आयोजन निर्णयों की श्रृंखला है, जो कि स्तर या फिर क्रियाओं के क्रम संबंधित होता है। यानी कि जो हमारा निर्णय है, हाँ, निर्णय प्रक्रिया आप अलग से पढ़ेंगे। जो आपका डिसीजन मेकिंग है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमारे लिए आवश्यक है इसको समझना। तो निर्णय क्या है? निर्णयों की एक संगठित प्रक्रिया होता है हमारा प्रबंधन, आयोजन, सॉरी हम आयोजन के बारे में बात कर रहे हैं।
ये एक वैज्ञानिक पद्धति भी है। अभी आपने देखा ये विज्ञान और कला का सम्मिलित रूप है, तो ये क्या है आपका वैज्ञानिक पद्धति है, साथ ही साथ लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन भी है। अभी आपने देखा था कि लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। यानी कि जो आपका ये आयोजन है, ये लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। आपने एक अच्छे ढंग से योजना बना ली, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आधे लक्ष्य को तो वैसे ही प्राप्त कर लिया। जैसे अगर कोई पहली बार आप ये सोचिए कि आप पहली बार होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक? आपको पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे में जो आपने पहले आउटलाइन बनाया या जो पहले आपने रूपरेखा बनाई, ये क्या किया? ये आपके पूरे होम मैनेजमेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं, इन सारी चीज़ों को तो बताया। तो वो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन हो जाता है जब आप कोई आउटलाइन बना लेते हैं या कोई आप रूपरेखा बना लेते हैं, ठीक? एक सतत प्रक्रिया है। मतलब एक प्लानिंग हमारी खत्म नहीं हुई कि हमें दूसरा प्लानिंग करना होता है। तो प्लानिंग हमारा ऐसा नहीं है कि हमने आज किया कल नहीं करना है। प्लानिंग आपका सतत चलने वाली प्रक्रिया और एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक? ये आपका एक मानसिक प्रक्रिया होता है। कार्य से पूर्व की जाने वाली क्रिया है। अच्छा ये बताइए क्या आपने कोई पार्टी घर में रखी और पार्टी खत्म होने के बाद आपने प्लानिंग की? नहीं। प्लानिंग जो होता है हमारा ये कार्य को किए जाने के पहले वाली क्रिया होती है, ठीक? अगला है आपका इसी में अगला पॉइंट है, इसमें आपका साधनों को व्यवस्थित किया जाता है। जो भी आपके पास साधन है उन साधनों को हम व्यवस्थित करते हैं सबसे पहले। योजना में पारिवारिक सदस्यों के कार्यों का विभाजन भी किया जाता है। इसमें आप पहले सोच लेते हैं हमें कौन से कार्यों का विभाजन कहाँ करना है। अभी आपने सौंपा नहीं है। ध्यान रखिएगा कि कार्यों को सौंपना अलग चीज़ है, कार्यों का विभाजन यानी कि आप जब प्लानिंग कर रहे थे तभी आपने वहाँ पर पार्ट बना लिया कि फला कार्य को फला व्यक्ति को देना है, फला कार्य को फला व्यक्ति को देना है, ठीक? लेकिन अभी आपने ये नहीं कहा है कि हाँ, ये तुम्हारा काम है तुम करो, ये तुम्हारा काम है तुम करो। इस बात पे थोड़ा-सा गौर करिएगा क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपसे पूछा जा चुका है कि आप कार्यों का बँटवारा या विभाजन कब करते हैं, ठीक? या लोगों को कार्यों का ये विभाजन कब करते हैं मतलब कार्य को लोगों को कब सौंपते हैं कि आपको कब करना है, कौन-सा कार्य किसको करना है, ठीक? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है इसीलिए मैं आपको फ़ोर्स करके बोल रही हूँ कि या इस बात पर थोड़ा-सा गौर करिएगा, ठीक? ये तो आपने देखी विशेषताएँ देखी और ये विशेषताएँ जो हैं ये हमने अपने मन से नहीं निकाली हैं, ये आपके परिभाषाओं के आधार पर निकाली गई विशेषताएँ हैं। जैसे जो आपको परिभाषाएँ बताई गई थी, उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर ये विशेषता आपको बताई जा रही है। तो ये आपका विशेषता था। अब हम देखते हैं जैसे आपने देखा ना कि प्रबंधन प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन हम पढ़ते हैं। उसी तरह से आपके स्टेप ऑफ प्लानिंग है यानी कि योजना के भी चरण हैं। योजना के कितने चरण हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। ठीक? अब ये जो आपके प्लानिंग के चरण दिए गए हैं, ये आपके ग्रास और कैंडल के द्वारा दिए गए हैं और ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला चरण क्या है? अंतिम चरण क्या है? चरणों को क्रम से लगाएँ, तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और ये क्रम से लगाने वाले आपके ज़्यादातर नेट में पूछे जाते हैं। बाकी प्लानिंग का प्रथम चरण यानी कि जो आपके स्टेप ऑफ प्लानिंग है, उसका प्रथम चरण कौन-सा है? अंतिम चरण कौन-सा है? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे टीजीटी, पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, ठीक? तो जो ग्रास और कैंडल हैं, ग्रास और कैंडल के अनुसार समस्या की परिभाषा सबसे पहले क्या करना है हमें समस्या को परिभाषित करना है। हमारे पास समस्या क्या है, हमें ये जानना आवश्यक है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि समस्या क्या है, तब तक आप उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमें पहले समस्या का पता लगाना कि हमारे पास समस्या है क्या?
जब आप समस्या का पता लगा लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि समस्या क्या है, उसके बाद आपका दूसरा चरण आता है विकल्प ढूँढना कि हम विकल्प ढूँढेंगे हमारे पास कौन-कौन से विकल्प हैं, ठीक? जब हमने देख लिया कि हमारे पास समस्या क्या है, हम उसके लिए विकल्प ढूँढेंगे। इसमें जो हम विकल्प ढूँढ रहे हैं, तो उसमें से हमें कई विकल्प मिल जाते हैं। जैसे आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आपको 5 विकल्प मिलते हैं या कहीं-कहीं पर 4 होते हैं, कहीं-कहीं पर 5 विकल्प मिलते हैं। तो उन विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प पर आपको उपयोगिता अनुसार विचार करना है। आप जैसे आपको 5 विकल्प या 4 विकल्प मानते हैं, 4 विकल्प मिलता है, फिर आप उस पर विचार करते हैं। विचार करने के बाद क्या करते हैं, आप जो संभावित हल है, उसका चयन करते हैं। जो आपके पास संभावित हल है या जैसे अब चारों पर तो आप टिक लगाते नहीं हैं, तो उसमें से जो आपका एक विकल्प सही लगता है आपको उस पर टिक लगाना होता है और परिणाम को स्वीकार करना होता है। मतलब आपने अब गलत लगाया है, सही लगाया है, जो है आपको उसे स्वीकार करना है। तो उसी तरह से इन्होंने कहा जब हम योजना बनाते हैं तो योजना में सबसे पहले हमें अपनी समस्या को समझना होता है, समस्या की पहचान करना होता है, समस्या को परिभाषित करना होता है। देन हम उसके लिए विकल्प ढूँढेंगे और विकल्प ढूँढने के बाद हम उपयुक्त विकल्प पर उसका विचार करेंगे और फिर लास्ट में हम संभावित जो हल है उसको चयन करेंगे। फिर जो भी परिणाम हो उसे हमें स्वीकारना है, हम उससे मुकर नहीं सकते हैं। तो इन्होंने 5 प्रकार की 5 चरण बताए थे अपने प्लानिंग में। किसने? ग्रास और कैंडल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्रास और कैंडल के अनुसार प्लानिंग के कितने चरण हैं? तो 5 चरण हैं। पहला चरण ध्यान रखिएगा, लास्ट चरण ध्यान रखिएगा और इन चरणों को वैसे भी क्रम से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके नेट के लिए आवश्यक हैं। ठीक? अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग के टाइप यानी कि टाइप ऑफ प्लानिंग क्या है, कितने प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो प्लानिंग होता है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक? कौन कौन सी? एक आपकी होती है दीर्घकालिक और एक आपकी होती है अल्पकालिक। दीर्घकालिक क्या है, अल्पकालिक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये थोड़ा-सा आपका फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट साइज़ आपका थोड़ा-सा छोटा है। आई होप कि आपको फिर भी दिख रहा होगा। ठीक? तो ये जो आपका दीर्घकालिक योजना है, दीर्घकालिक योजना सबसे पहले इसमें आपको ये समझना है कि जैसे जो योजना का प्रकार है आपका, ये एक प्रकार का, 2 प्रकार का नहीं है। वैसे अगर हम देखें तो ये आपका एक तो आपका होता है उपयोगिता के आधार पर, एक आपका होता है समय के आधार पर, एक होता है आपका स्तर के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर हमें नहीं ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो समय के आधार पर है, जो कि है आपका दीर्घावधि और एक है आपका अल्पकालीन। ये जो आपका दीर्घकालीन है यानी कि जो दीर्घकालीन योजना है, इसको हम कभी-कभी व्यूह रचना योजना भी कह देते हैं और जो आपका अल्पकालिक योजना है, इसे हम कभी चतुरता कह देते हैं। इसे हम कभी-कभी चतुरता भी कह देते हैं। अगर हम इसकी बात करें जो हमारी दीर्घकालिक योजना है, ठीक? जो हमारी दीर्घकालिक योजना है, दीर्घकालिक योजना में जैसे दीर्घकालीन योजना जहाँ तक संभव हो उतना ये आगे तक देखता है। मतलब कि हमें अपने लंबे लक्ष्य के लिए हम जो योजना बनाते हैं, आप इसको अगर उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मानते हैं किसी ने घर बनवाने का योजना बनाया, ये आपका दीर्घकालिक में आता है। किसी ने क्या किया, किसी ने शादी-विवाह, बच्चों की शिक्षा के लिए यानी कि उच्च शिक्षा के लिए जो अपनी प्लानिंग की, ये सारे आपके दीर्घकालिक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर वहीं हम लघुकालिक योजना की बात करें, तो लघुकालिक योजना क्या है? जो कि थोड़े छोटे-छोटे होते हैं। जैसे जैसे हमने कपड़ा खरीदने का ये योजना बनाया, हमने घर में कोई छोटी-सी पार्टी रखने का योजना बनाया या हमने घर में कोई ऐसा छोटा-मोटा सामान लाने का योजना बनाया। जैसे मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, हम ये सब लाने की योजना बना रहे हैं।
तो ये हमारे छोटे-छोटे योजनाएँ होती हैं। अगर हम लघु योजनाओं की बात करें या अल्पकालीन योजना की बात करें, तो ये छोटे-छोटे हमारे निर्धारित होते हैं, छोटे-छोटे लक्ष्य होते हैं जिनको हम प्राप्त करते हैं अल्पकालीन में। अच्छा, इसी में एक आपसे कभी-कभी पूछा जाता है मध्य अंत लक्ष्य क्या है? मध्य अंत लक्ष्य वो होता है जब आप अपनी जैसे जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जैसे आपके छोटे लक्ष्य हैं, इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं, वो आपके मध्य अंत लक्ष्य होते हैं। जैसे जैसे ये मानते हैं कि आपको क्या करना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, ठीक? आपको कपड़े खरीदने हैं, लेकिन अब कपड़े खरीदने के लिए आपको मार्केट जाना है। मार्केट जाने के लिए जो आपने ऑटो का सहारा लिया, जिस टोटो लेकर आप गए मार्केट में, ये आपका मध्य अंत लक्ष्य था। मतलब आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाकर ये इसका यहीं पर समाप्त हो गया। तो ये आपके मध्य अंत लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। बाकी आपके जो लक्ष्य होते हैं, यानी कि जो आपके प्लानिंग होते हैं, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम समय के आधार पर देख रहे हैं, एक होता है दीर्घकालीन लक्ष्य और एक होता है आपका लघुकालीन लक्ष्य। लघुकालीन लक्ष्य जो हमारे छोटे-छोटे लक्ष्य होते हैं, वो होते हैं और अगर हम दीर्घकालीन की बात करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के जो हमारे गोल हैं या लॉन्ग टर्म जो हमारे प्लानिंग हैं, वो होते हैं जब हम उन्हें लंबे समय के लिए या बड़ी किसी बड़ी चीज़ के लिए हम योजना बनाते हैं, तो वो हमारे दीर्घकालिक योजना कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए योजना बनाना, उनकी शादी-विवाह के लिए योजना बनाना या फिर घर इत्यादि बनाने के लिए योजना बनाना, ये सारी चीज़ें आपके दीर्घकालिक में आती हैं। अल्पकालिक में जैसे हमने बात किया कि सब्ज़ी लाने जाना है, कपड़े खरीदने हैं, घर के लिए चादर वग़ैरह लेने हैं, तो ये हमारे छोटे-छोटे यानी कि लघुकालिक लक्ष्यों के या लघुकालिक योजना के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि लक्ष्य जब आप पढ़ेंगे तब वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं योजना की। अल्पकालीन योजना निर्धारित करती है कि भविष्य की तत्कालिक व्यवस्था हेतु आप क्या-क्या कर सकते हैं। यानी कि कल के लिए और अगले महीने के लिए जो आप योजना बना रहे हैं, वो आपका हो जाता है अल्पकालिक और यही जब आपको योजना 4-6 साल, 10 साल के बाद बनानी है, तो इसे हम कहते हैं दीर्घकालिक। यहाँ पर थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि हम यहाँ पर लक्ष्य की बात कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें योजना पढ़ना है यहाँ पर, लक्ष्य नहीं पढ़ना है। सॉरी, जो हमने अभी बार-बार आपसे लक्ष्य कहा, वो लक्ष्य की बात नहीं हो रही यहाँ पर, योजना की बात हो रही है। तो दीर्घकालिक योजना जो आप लंबे समय के लिए बनाते हैं, जैसे हमें बच्चों की शिक्षा करवानी है, कहाँ से करवानी है, कैसे करवानी है, इन सारी चीज़ों का हो गया। और वहीं अगर हम लघुकालिक की बात करते हैं तो जैसे हमें अगले महीने या कल हमें कब जाना है, कहाँ जाना है, अगले महीने हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक? अब ये तो हमने प्लानिंग पढ़ लिया कि हमें प्लानिंग कब, कैसे, कहाँ करनी है, इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया। ये हमारा प्रथम चरण था। अब चलते हैं हम अपने दूसरे चरण पर, जो कि है हमारा ऑर्गनाइज़िंग। ऑर्गनाइज़िंग क्या है? तो ये आपके जो प्रबंधन प्रक्रिया है, उसका दूसरा चरण होता है। ठीक? क्या है? ये दूसरा चरण है आपका। पहले में तो आपने पढ़ लिया आयोजन यानी कि योजना बनाना आपने देख लिया। योजना में आपने ये देखा कि हम कितने प्रकार की योजनाएँ बनाते हैं, यानी कि जो आपने देखा अभी-अभी क्या देखा कि टाइप ऑफ प्लानिंग। तो एक आपने देखा दीर्घकालिक और एक आपने देखा लघुकालिक। जो लंबे समय के लिए बनाया वो दीर्घकालिक हुआ, जो छोटे समय के लिए यानी कि 1 हफ्ता, 10 दिन या 2-4 दिन ऐसी योजना बनाई वो आपका हो गया लघुकालिक। दूसरी योजना जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है हमारा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? तो जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर साथ-साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य के बँटवारे को आवश्यकता
कार्य के बंटवारे की आवश्यकता होती है और इसे ही हम संगठन कहते हैं। अब यहाँ पर वही बात आ गया, आपसे एक बार क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्यों का बंटवारा किस किस स्तर पर होता है? आयोजन में, संगठन में, मूल्यांकन में या नियंत्रण में, जो भी है। तो ध्यान रखेंगे ये संगठन में कार्यों का बंटवारा होता है। अब ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो अंग्रेजी शब्द ये आपका अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका आशय शरीर के ऐसे टुकड़ों से है जो परस्पर इस प्रकार संबंधित हैं कि एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं। अतः विभिन्न भागों के प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला को ही संगठन कहते हैं। बेसिक सी बात ये है आपको कि संगठन का मतलब होता है मिल-जुल कर कार्य करना। अब चाहे वो संगठन कैसा हो, कोई संस्था हो, लोग हों, कोई वस्तु हो, तो इन सब का जो आपस में मिलकर कार्य करना होता है, वही आपका संगठन कहलाता है। बस अगर आप इतनी सी बेसिक सी बात समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा। संगठन शब्द का सामान्य अर्थ है वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। गृह प्रबंधन में संगठन के अंतर्गत व्यक्ति प्रयत्नों को दिशा मार्ग बताता जाता है और समन्वय स्थापित किया जाता है। ठीक, इसमें होता क्या है, तो गृह प्रबंधन में संगठन के अंतर्गत व्यक्ति प्रयत्नों को दिशा मार्ग बताया जाता है और समन्वय स्थापित किया जाता है। ठीक, अब जैसे आपने देखा था आयोजन यानी कि जो आपका प्लानिंग था, पहला चरण था, उसकी कुछ विशेषताएँ थी, वैसे ही आपके संगठन की भी कुछ विशेषताएँ हैं, जो कि ये जो विशेषताएँ हैं आपकी परिभाषाओं से ही निकल कर आती हैं। तो ये विशेषताएँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम इन विशेषताओं पर बात करें, तो सबसे पहली विशेषता क्या आती है? मैं फिर से बता रही हूँ, इन विशेषताओं को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछने के ज़माने निकल गए कि आयोजन क्या मतलब चौथा चरण है या नियंत्रण चौथा चरण है, संगठन कौन-सा चरण है, संगठन आता है कि नहीं आता है, ये सब ज़माने लद गए जब इतने ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्वेश्चन को टफ बनाया जा रहा है, तो हमें इन चीज़ों को भी बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक? जब आपने पिछली बार पढ़ा था तो शायद हमने इतने डिटेल से नहीं पढ़ा था। लेकिन अब इन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी हो गया था। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अपने बेसिक जो हमारे आधारभूत चीज़ें हैं, हम उनको भूल जाएँ। अब ऐसा नहीं है कि जब हमसे ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण नहीं पूछा जाएगा या हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इतने ईज़ी क्वेश्चन नहीं आएँगे तो हम इनको भूल जाएँ। नहीं, हमें इनको भी ध्यान रखना है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमसे ये ना पूछे जाएँ। आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें ईज़ी, मॉडरेट, टफ ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सब आपसे हाई लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएँ, सारे टफ-टफ क्वेश्चन पूछे जाएँ। ये तीनों के मिक्स अप क्वेश्चन होते हैं, तो हमें सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है। अगर हम संगठन की विशेषता की बात करें, अच्छा एक बात बताइए, इतने डिटेल में हम पढ़ते हैं, इतने इतनी सारी क्लासेस लेते हैं। आप देखेंगे तो लास्ट टाइम जब हमने क्लास लिया था, तब भी हमने शायद 30-35 क्लासेस इसकी हुई थी, हमने देखे थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद आप लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं? क्या ऐसा पढ़ाने में, समझाने में इत क्या कमी रह जाती है जो आपको चीज़ें पसंद नहीं आती है? मतलब देखिए व्यूज़ क्या हैं? कोई जैसे लगता है कि किसी को आवश्यकता ही नहीं है और ना ही कोई लाइक करता है, ना ही कोई कमेंट करता है। अरे भाई कमेंट करने से मुझे कुछ नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन जो मोटिवेशन मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो अपार होती है। तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक कमेंट कर सकते हैं, ठीक? तो अगर कमेंट में कुछ नहीं लिखने का मन कर रहा है, तब भी आप रेड हार्ट तो बना ही सकते हैं। तब भी मुझे अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि हाँ, ये जो आप रेड हार्ट बना देते हैं या फिर आप कुछ भी लिख देते हैं, तो ये एक प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे
मान लीजिए कि आपने कुछ नहीं लिखा बट आपने एक रेड हार्ट बना दिया, तो मुझे क्या, मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कम्युनिकेशन हो जाएगा हमारा, ठीक? तो अगर आपको अच्छा लगता है, चीज़ें आपके काम की लगती हैं, तो एक लाइक करने में क्या जाता है? अब इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे एक लाइक माँग सकूँ, ठीक? तो ये आप लोग का कर्तव्य है कि आप शेयर करें। चैनल पर अगर नए आ रहे हैं, क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, देख रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक? चलिए, हम बात कर रहे थे संगठन की, हम बात कर लेंगे संगठन की विशेषता की। तो संगठन वह प्रणाली है जिसमें निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक? संगठन क्या है? तो संगठन ऐसी प्रणाली है जिसमें निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयोग किया जाता है। दूसरा है संगठन व्यक्तियों का समूह है। हमने बताया ना कि यहाँ पर सिर्फ़ ये तो दिया गया है कि व्यक्तियों का समूह है, लेकिन ध्यान रखिएगा संगठन में आप व्यक्ति हो गए यानी कि लोग हो गए, वस्तु हो गए, कोई संस्था हो गई, ये सारे लोग जुड़कर कार्य करते हैं, यही आपका संगठन कहलाता है। बाकी यहाँ पर तो आपका व्यक्तियों का समूह दिया ही गया है कि संगठन व्यक्तियों का समूह है जिसमें उसके संबंधों की स्पष्ट रूप से व्याख्या होती है। संगठन में श्रम का विभाजन होता है एवं प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या होती है। अभी-अभी हमने देखा था ना कि लोगों की कर्तव्यों का बँटवारा कहाँ पर होता है? तो संगठन में होता है। उनके उत्तरदायित्वों का बँटवारा कहाँ होता है? संगठन में होता है। कार्यों का बँटवारा कहाँ किया जाता है या कार्यों को कहाँ पर सौंपा जाता है? तो संगठन में सौंपा जाता है। कभी भी ये आयोजन में कभी भी कार्यों का विभाजन नहीं किया जाता है या कार्यों को बँटवारा नहीं करते हैं। हाँ, हम प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक? अगला है आपका संगठन के समूह किसी नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करते हैं। किसी नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करते हैं। संगठन मानवीय प्रयासों में कुशलता, वास्तविकता, क्रमबद्धता, एकरूपता तथा समन्वय लाता है। संगठन आपका सार्वभौमिक होता है। संगठन एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा प्रबंध अपनी क्रियाओं को निर्देशित करता है, समन्वित करता है और नियंत्रित भी करता है। ठीक? तो ये कुछ आपकी विशेषताएँ थी किसकी? संगठन के बारे में आपने जाना, समझा। अब हम संगठन के अगर थोड़े-से उद्देश्य को समझें कि संगठन का उद्देश्य क्या है? तो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करना। ये जो आपके संगठन है, जैसे संगठन में क्या हुआ? हमने कार्यों का बँटवारा किया, तो ये क्या कर रहे हैं? आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता दे रहे हैं। जैसे कोई बड़ा कार्य हमारे घर में है, अगर हमने लोगों में बँटवारा नहीं किया, तो हमारे लक्ष्य तक पहुँचना हमारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम एक संगठन के साथ कार्य कर रहे हैं, हमने हमने अपने कार्यों का बँटवारा अपने लोगों में कर दिया कि हमारा कार्य ये इतना कार्य आप करेंगे, इतना कार्य आपको करना है। हमने थोड़ा-थोड़ा सबको बाँट दिया तो ये क्या हुआ आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करता है। मितव्ययिता आपको सिखाता है। संगठन आपने बनाया उसमें आपको मितव्ययिता सिखाएगा। मानवीय संसाधनों की प्राप्ति एवं विकास करना, साथ ही साथ सामाजिक जीवन स्तर को उत्तम बनाने का कार्य करता है कौन? संगठन। जब आप संगठन करते हैं तो ये सारे लाभ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक? फिर आ जाता है आपका संगठन के बाद नियंत्रण आता है जो कि आपके कह सकते हैं होम मैनेजमेंट का जो स्टेप है उसका तीसरा चरण है। आज हम इसको हाथ नहीं लगाने वाले हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे जो कि हमने संगठन के बारे में देखा। ठीक? तो आज आपने क्या-क्या देखा? आज आपने सबसे पहले आयोजन को समझा और आपने संगठन को समझा। ठीक? आयोजन के जो भी चरण थे आपने उनको देखा। संगठन की कुछ विशेषताएँ देखी, आयोजन की कुछ विशेषताएँ देखी। अभी जो आपका 2 पॉइंट बच रहा है, यानी कि नियंत्रण, नियंत्रण में भी हमें 3 चरणों को पढ़ना है। नियंत्रण के भी 3 चरणों को पढ़ना है, साथ ही साथ हम मूल्यांकन पढ़ेंगे और मूल्यांकन के प्रकार को पढ़ेंगे तो क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम इस क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं।
अगर हम एक ही साथ पढ़ेंगे तो आपकी क्लास 1.5 घंटे से भी ज़्यादा की हो जाएगी और थोड़ी-सी समस्या भी हो सकती है। तो इसके लिए हम अपनी क्लास को 2 पार्ट में करके, यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम 2 पार्ट में करके देखने वाले हैं। आज की क्लास में आपने जो समझा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, या अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो हम एक बार कल फिर से रिवाइज़ कर लेंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। वैसे इतने इतने ईज़ी फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है मैंने। अगर हो सके तो चीज़ों को जो पॉइंट हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। हाँ, अगर जो व्याख्या दी गई है, अगर आप व्याख्या नहीं लिखते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो आपके पॉइंट दिए गए हैं, उनको थोड़ा-सा अगर आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो आसान रहेगा। हालाँकि व्याख्या भी अगर साथ में लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो जो पॉइंट आपको दिए जाते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से लिखा करिए। जैसे कि आपका हो गया क्या? जैसे हमने होम मैनेजमेंट के चरण देखे। अब आपने तीनों चारों चरणों का नाम लिख लिया, आयोजन के आपने चरण देख लिए, आपने जो इसके प्लानिंग के जो चरण थे उसको आपने नोट डाउन कर लिया, कुछ विशेषताएँ लिख ली, हो गया आपका। संगठन में भी आपने उसकी विशेषताओं को लिख लिया, उद्देश्यों को लिख लिया, हो गया। इसी तरह से जब हम नियंत्रण की बात करेंगे, तो नियंत्रण में भी कुछ आपके जैसे नियंत्रण के चरण हैं, आप उनको लिख लेंगे। और आप मूल्यांकन में देखेंगे तो मूल्यांकन के जो भी उद्देश्य अगर पढ़ेंगे तो उद्देश्य वगैरह होंगे। बाकी प्रकार आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। जो मूल्यांकन का प्रकार है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हालाँकि पूरा का पूरा होम मैनेजमेंट ही आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को बराबर लीजिएगा, अगर हो सके तो नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक? बाकी आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा-सा हम पे तरस आया हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा और एक आध कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए यही इतना रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ठीक? चलिए, मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।